हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा टुडे चैनल। साल 1945 नीदरलैंड का एक छोटा सा अस्पताल। बिस्तर पर एक 22 साल की लड़की पड़ी हुई है। उसके शरीर में जहर फैल चुका है। उसकी किडनियां काम करना बंद कर चुकी हैं। उस दौर में किडनी फेल्यूलर मतलब 100% मौत। कोई दवा नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कमरे के कोने में एक डॉक्टर खड़ा है जिसे पूरी दुनिया पागल समझती है। उसके पास एक अजीब सी मशीन है जिसे उसने पुराने घर के पुराने सामान को इकट्ठा करके बनाया है। लोग कहते हैं, डॉक्टर, आप एक इंसान के खून को मशीन में डालकर वापस शरीर में भेजने की बात कर रहे हैं। यह विज्ञान नहीं, हत्या है। लेकिन वह डॉक्टर जानता था कि अगर आज उसने रिस्क नहीं लिया तो ये लड़की मर जाएगी। आज के वीडियो में हम जानेंगे उस पागल जीनियस डॉक्टर विलेम कोल्फ के बारे में, जिन्होंने कबाड़ से दुनिया की पहली आर्टिफिशियल किडनी बनाई और मौत के मुंह से जीवन को छीन लाए। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी की माने तो पूरी दुनिया में 850 मिलियन से ज़्यादा लोगों को कोई ना कोई किडनी डिजीज़ है, जिनमें से 5.3 से लेकर 10.5 मिलियन लोगों को डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती है। किडनी रोग और किडनी फेल्यूर से पीड़ित लोगों का इलाज हेल्थ बजट पर भारी आर्थिक बोझ डालता है, क्योंकि प्रति रोगी हीमोडायलिसिस की वार्षिक लागत बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए यह लागत अमेरिका में लगभग 88,195 अमेरिकी डॉलर, जर्मनी में 58,812 अमेरिकी डॉलर, बेल्जियम में 83,616 अमेरिकी डॉलर और भारत में 5,780 अमेरिकी डॉलर तक होती है। हमारी किडनियां हमारे शरीर के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट है। हर दिन ये हमारे खून को सैकड़ों बार साफ करती हैं, लेकिन अगर ये अब पूरी तरह काम करना बंद कर दे तो खून में यूरिया नाम का जहर भरने लगता है। इसे कहते हैं यूरेमिया। मरीज को उल्टियां आती है, शरीर सूज जाता है और अंत में दिमाग काम करना बंद कर देता है। 1940 के दशक में अगर आपकी किडनी फेल हुई तो डॉक्टर सिर्फ एक ही बात कहते थे, आप अपने परिवार को बुला लीजिए, अब भगवान ही मालिक है। उस समय विलेम कोल्फ एक जवान और प्रतिभाशाली डॉक्टर थे। उन्होंने एक मरीज को अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर मरते देखा। उन्होंने उसी समय कसम खाई कि वह खून को शरीर से बाहर साफ करने का तरीका ढूंढ कर रहेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और उनके देश पर नाजियों का कब्जा था। युद्ध के दौरान संसाधनों की कमी थी। कोल्फ के पास लैब नहीं थी, फंड नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने घर की चीज़ों का इस्तेमाल किया। फिल्टर के लिए उन्होंने कसाई की दुकान से सॉसेज के छिलके सेल्फेन खरीदे। वैसे तो बहुत से लोग जानते हैं, पर मैं जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि सॉसेज मांस से बना हुआ, मीट से बना एक लंबा गोल शेप का फूड आइटम होता है और सेल्फेन केसिंग उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जो उसे शेप देती है। इस पिक्चर में आप सॉसेज देख सकते हैं। सेल्फेन केसिंग मतलब ऊपर की झिल्ली जैसे लेयर। ये प्लांट से मिलने वाले सेल्यूलोज की बनी हुई ट्यूब थी, जिसमें बहुत सारे माइक्रोपोर छोटे छोटे छेद थे। उन्हें लगा कि सेल्फेन में छोटे छोटे होल के जरिए से जहर बाहर निकल सकता है, लेकिन वही खून की कोशिकाएं इन होल को पार नहीं कर पाएंगी और अंदर ही रह जाएंगी। मशीन के ढांचे के लिए उन्होंने एक पुराना इलेक्ट्रिक मोटर लिया और एक लकड़ी का ड्रम बनाया। खून को संभालने के लिए उन्होंने जूस के डिब्बों का इस्तेमाल किया। इसे उन्होंने नाम दिया रोटेटिंग ड्रम किडनी। यह दुनिया की पहली डायलिसिस मशीन थी। देखने में यह किसी लॉन्ड्री की मशीन जैसी ही लगती थी, लेकिन क्या
या काम करेगी। विज्ञान में सफलता रातों रात नहीं मिलती। कोल्फ ने एक के बाद एक 15 मरीजों पर अपनी मशीन का इस्तेमाल किया और जानते हैं क्या हुआ? सारे के सारे मारे गए। अस्पताल के डॉक्टर उनका मजाक उड़ाने लगे। कोल्फ, तुम मरीजों को तड़पा रहे हो, अपनी मशीन को कूड़ेदान में डाल दो। कोल्फ खुद टूट चुके थे। उन्हें लगा था कि शायद वे गलत हैं। फिर आई सोफिया स्चेफस्टाइड। वह 67 साल की थी और नाजियों के साथ काम करने के आरोप में जेल में थी। उसकी किडनी फेल हो चुकी थी। वह कोमा में थी। कोल्फ ने फैसला किया, यह आखिरी कोशिश होगी। 11 घंटे तक उस महिला का खून उस अजीब सी मशीन में घूमता रहा। धीरे धीरे मशीन के अंदर का साफ घोल पीला पड़ने लगा। इसका मतलब था कि खून से जहर बाहर निकल रहा था। अगले दिन सोफिया ने अपनी आंखें खोली। उसने कोल्फ से पूछा, क्या मैं अभी जिंदा हूँ? वह महिला न सिर्फ जिंदा थी बल्कि वह पूरी तरह ठीक हो गई थी। इस तरह इतिहास रच दिया गया था। डॉक्टर विलियम जे कोल्फ को उनकी इस महान खोज के लिए आमतौर पर डायलिसिस का फादर माना जाता है। तो ये मशीन काम कैसे करती थी, ये हम आपको बताएंगे। उसके पहले देखते हैं कि क्या विलियम कोल्फ से पहले भी डायलिसिस मशीन बनाने की कोशिश की गई थी। तो इसका जवाब है हाँ, की गई थी। डायलिसिस का इतिहास थॉमस ग्राहम से शुरू होता है, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे। 1846 से 1861 के बीच उन्होंने गैस और ऑस्मोटिक फ्लूइड्स के डिफ्यूजन की प्रकृति पर कई शोध पत्र प्रकाशित किए। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और पदार्थों के प्रसार की उनकी अवधारणा अंततः डायलिसिस की नींव बनी। डायलिसिस का पहला विवरण 1913 में डॉक्टर जॉन एबल और उनके सहयोगियों द्वारा प्रकाशित किया गया था। उन्होंने ब्लड से पदार्थों को हटाने के लिए डायलिसिस के सिद्धांत को लागू किया। 1915 में उनका डायलाइजर वीवी डिफ्यूजन उपकरण कहलाया, जिसमें कांच के सिलेंडर में कोलेडियन झिल्ली की 16 नलियां थी, जिनसे होकर एंटीकोगुलेट डायलिसिस के लिए एंटीकोगुलेट ब्लड गुजरता था। यह उपकरण मुख्यतः कुत्तों में उपयोग किया गया और इसे कृत्रिम किडनी नाम दिया गया। हालांकि एबल और उनके सहयोगी इस तकनीक को इंसान पर लागू नहीं कर पाए। इंसानों पर पहला डायलिसिस करने का श्रेय जॉर्ज हॉस को जाता है। 1924 में उन्होंने एबल की तरह बनाए गए डायलाइजर में सुधार किया और इस एडवांस मशीन का उपयोग करके पहला मानव डायलिसिस किया। यह प्रक्रिया केवल 15 मिनट तक चली, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल इसकी सुरक्षा और विश्वसनीयता दिखाना था। 1928 में हास ने क्रोनिक किडनी फेल्यूर वाले 2 मरीजों में 3 बार ब्लड क्लीनिंग के परिणाम प्रकाशित किए। अनफॉर्चुनेटली समर्थन की कमी के कारण उन्हें अपना कार्य बंद करना पड़ा। 1937 में अगली महत्वपूर्ण खोज हुई, जब डॉक्टर विलियम थलहाइमर ने पाया कि सेल्यूलोज हाइड्रेट सेलोफेन एक उपयोगी प्रसार झिल्ली हो सकती है। जर्मनी में जॉर्ज हॉस द्वारा मानव डायलिसिस के 15 वर्ष बाद 1943 में डॉक्टर विलियम कोल्फ ने वह सफलता प्राप्त की जो पहले संभव नहीं हो पाई थी। विलियम कोल्फ की डायलिसिस मशीन बहुत ही सरल सिद्धांत पर काम करती थी। इसमें मरीज के शरीर से खून निकालकर एक पतली पारदर्शी नली सेल्फेन ट्यूब में प्रवाहित किया जाता था। यह नली एक घूमने वाले ड्रम पर लिपटी हुई होती थी, जो एक विशेष तरल डायलिसिस फ्लड में डूबी रहती थी। इस नली की दीवारों में बहुत से छोटे छोटे छेद होते थे, जिनके माध्यम से खून में मौजूद हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया व अन्य वसीले तत्व बाहर निकलकर डायलिसिस फ्लड में चले जाते थे, जबकि खून के आवश्यक कण या ब्लड सेल अंदर ही रह जाते थे। और ऐसा क्यों होता था? तो याद कीजिए, हमने स्कूल में डिफ्यूज़न या प्रसरण के बारे में पढ़ा था, और इसी प्रोसेस की वजह से वसीले तत्व
बाहर निकलकर डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते थे। इस प्रक्रिया से खून शुद्ध हो जाता था और फिर उसे वापस मरीज के शरीर में भेज दिया जाता था। इस प्रकार यह मशीन शरीर के बाहर ही खून को साफ करके किडनी के काम को पूरा करती थी। युद्ध के बाद कोफ अपनी मशीन के नक्शे लेकर अमेरिका चले गए। 1950 में बोस्टन के डॉक्टरों ने उनकी इस मशीन को और बेहतर बनाया। अब यह किडनी मशीन अस्पतालों में आधिकारिक रूप से इस्तेमाल होने लगी, लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई। मशीन कम थी, मरीज हजार थे। अब यह फैसला कौन करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। 1950 के दशक में अमेरिका में लाइफ एंड डेथ कमेटी बनाई गई। वे तय करते थे कि किसे डायलिसिस मिलेगा। अगर आप समाज के लिए उपयोगी हैं तो आपको मशीन मिलेगी, अगर नहीं तो आपको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। यह मेडिकल इतिहास का सबसे विवादास्पद दौर था। आज दुनिया भर में लाखों लोग डायलिसिस की वजह से जिंदा है। डॉक्टर विलियम कोल्फ को कृत्रिम अंगों का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ किडनी ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल हार्ट बनाने में भी मदद की। दिलचस्प बात यह है कि कोल्फ ने कभी भी अपनी डायलिसिस मशीन का पेटेंट नहीं कराया। उन्होंने कहा, यह मानवता के लिए है, पैसे के लिए नहीं। 1950 की वह मशीन जो लकड़ी और कबाड़ से बनी थी, आज अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम आज भी उन लोगों की जान बचा पा रहे हैं जिन्हें इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। डॉक्टर कोल्फ की कहानी हमें सिखाती है कि महान आविष्कार महंगे लैब्स में नहीं बल्कि एक जिद्दी दिमाग, मरते हुए इंसान को बचाने के लिए जज्बे से पैदा होती है। अगर आपको यह कहानी या जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप डॉक्टर कोल्फ के बारे में पहले जानते थे, और अगर आप चाहते हैं कि हम दुनिया के पहले हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की कहानी भी बताएं तो नीचे कमेंट करें हार्ट। इतिहास के ऐसे अनसुने मेडिकल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।